हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, बॉय और गर्ल, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छा होंगे और हमारा वीडियो पसंद कर रहे होंगे। क्योंकि हमको दिख तो नहीं रहा है, लेकिन आप ज़रूर पसंद कर रहे होंगे। चलिए, लास्ट वीडियो मेरा आज सोचे कि कंप्लीट कर देते हैं मौर्य साम्राज्य को। ये मेरा छठा वीडियो हो गया, 6 वीडियो चला गया है मौर्य साम्राज्य से ही। क्योंकि ये बहुत ही मजबूत आधार होता है ये चैप्टर के रूप में पढ़ना। आप लोगों को समझना जानना चाहिए इसको विस्तृत रूप में। जब तक नहीं समझिएगा इस चैप्टर को अच्छे से, तब तक इतिहास का एक क्रम सही तरीके से नहीं बन पाएगा। इसी वजह से मेरा फोकस है कि मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देकर अच्छे से समझाया जाए चीज़ों को, ना कि मतलब वो कोई ऐड करने का या प्रचार करने की कोशिश है हमारी। आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाए चीज़ें, और आगे में फिर दिक्कत ना हो, पढ़ाई को लेकर झुंझलाहट ना हो। यही हमारी कोशिश है अच्छे से। मौर्य साम्राज्य से हमारा छठा वीडियो होगा, लिख ही देते हैं यहाँ पे। मौर्य साम्राज्य से छठा वीडियो होगा, क्योंकि इसमें समझाने में बहुत सारा टाइम गया है कि किस तरह से इतिहास का एक क्रम बनता है और किस तरह से एक रिदम बनता है पढ़ने का। तो चलिए, राजस्व प्रशासन देख लेते हैं। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छा महसूस कर रहे होंगे, एनर्जेटिक होंगे। और एनर्जी कहाँ पे लगाना है, थोड़ा सा इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जाए तो हमको लगता है कि वही मेन चीज़ हो जाता है, मुख्य चीज़ वही हो जाता है कि ऊर्जा का उपयोग किस तरह से किया जाए। और सही ढंग से जब ऊर्जा का उपयोग हो जाता है तो किसी भी क्षेत्र में आप कुछ भी कर सकते हैं, वही चीज़ है। तो चलिए देख लेते हैं राजस्व प्रशासन, ऊर्जा को किस तरह से संचित किया जाए और किस तरह से टू द पॉइंट डिलीवर किया जाए एनर्जी को, जिससे कुछ रिजल्टेंट आए निकल कर सामने, फिर बेकार ना जाए चीज़ें। ये कोशिश होगी। राजस्व प्रशासन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रशासन लास्ट वीडियो में हम बताए थे, उसमें थोड़ा सा आवाज़ को लेकर प्रॉब्लम हो गया था, माइक वगैरह थोड़ा सा काम कम कर रहा था, हमने लास्ट में देखा, लेकिन फिर भी अपलोड कर दिया है। सुनने लायक है, जो सुन सकते हैं देख सकते हैं उनको समझ में आ जाएगा। राजस्व प्रशासन देखते हैं। कौटिल्य जो थे उन्हीं ने ही राजस्व प्रशासन के बारे में ही बताया है। कौटिल्य ने राजस्व प्रशासन के 7 स्रोतों का वर्णन किया है मुख्य रूप से। 7 टाइप तरह के स्रोत थे जिससे राजस्व की प्राप्ति होती थी राज्य को। लेकिन इसमें मुख्य रूप से देख लेते हैं कि मुख्य जो राजस्व प्राप्त होता था, अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो राजस्व प्राप्त होता था वो भूमि कृषि से ही जो कर प्राप्त होते थे, वही राज्य के राजस्व के रूप में सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। भूमि से प्राप्त 2 प्रकार के कर माने जाते थे मौर्य साम्राज्य में। एक सीता भूमि माना जाता था और एक भाग। सीता एक राजस्व का भी नाम था और वो सीता भूमि का भी नाम था, ठीक है। सीता भूमि जो राज्य के डायरेक्ट अधीन में मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो राज्य के अधीन में जो भूमि होता था उसको सीता भूमि बोला जाता था। और वहां से राजस्व जो कलेक्ट करता था, उसका अध्यक्ष जो होता था, राजस्व जो इकट्ठा करता था, उसको सीता अध्यक्ष बोला जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष। सीता भूमि राज्य भूमि से प्राप्त है, मतलब राज्य भूमि के प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में यह भूमि होता था। और यहाँ से जो प्राप्त होता था आय, वो सीता कर के रूप में जाना जाता था। और दूसरा एक भाग था, भाग भी एक कर के रूप में या राजस्व के रूप में जाना जाता था। ये भी कृषि पे ही लिया जाता था मौर्य के समय में। भाग स्वतंत्र रूप से खेती जो किसान करते थे, उनसे जितने भी कृषि होते थे पूरे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत में, और स्वतंत्र रूप से जो किसान खेती करते थे ना कि राज्य भूमि में, उनसे भाग के रूप में कर लिया जाता था, जो कि 1/4 से 1/6 तक बताया गया है। ये नहीं है कि 1/6 ही 1/4। कौटिल ने 1/6 बताया है, मेगास्थनी जी ने 1/4 बताया है। तो आप याद रखिएगा 1/6 से 1/4 तक लिया जाता था राजस्व के रूप में। भाग जो होता था, भाग स्वतंत्र रूप से जो खेती करते थे, यही मुख्य रूप से। और कुछ कर के रूप में जाना जाता था, जैसे कि बिष्टी है, बलि था, उत्सव था, अलग अलग मनोरंजन पे कर होता था, कुछ पशु चराई पे कर होता था, विभिन्न तरह के कर होते थे। या बलि भी आप देख लीजिएगा, एक विभिन्न तरह के। लेकिन मुख्य रूप से 2 माना जाता है, सीता और भाग कृषि से जो प्राप्त आय होता था उस पर कर लगाया जाता था राज्य के द्वारा। सीता राज्य भूमि के
अंतर्गत जो होता था भूमि, उस पर कर लगाया जाता था। और स्वतंत्र रूप से जो किसान खेती करते थे उस पर भाग नाम का कर लगाया जाता था। और विभिन्न तरह के कर थे, बहुत सारे कर थे, उनको नहीं जानना है या देख लीजिएगा आप लोग एक बार। सैन्य प्रशासन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सैन्य प्रशासन मुख्य रूप से माना जाता है कि उसमें सैन्य प्रशासन को लेकर माना जाता है कि बहुत ही मतलब मौर्यों के पास सेना थी। अशोक के समय में माना जाता है कि प्लूटार्क ने बोला है, प्लूटार्क जो यूनान का दार्शनिक था, उसने बोला है कि 6 लाख पैदल सेना और 30,000 घुड़सवार सेना और विभिन्न तरह के अश्व सेना थी। बहुत बृहद सेना था मौर्यों के पास। तो प्लूटार्क ने भी इसका वर्णन किया है। जस्टिन ने भी, जो यूनानी वर्णन करता थे, मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे, प्लूटार्क थे, जस्टिन थे, पिलनी नाम का एक दार्शनिक था या इतिहासकार था, उन्होंने भी बताया है सैन्य प्रशासन को लेकर और सेना का विस्तार बृहद रूप का चर्चा किया है मौर्य साम्राज्य का। उसमें बताया है कि मतलब प्लूटार्क ने भी बताया है कि अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध जीतने के बाद और 6 लाख सेना लेकर पूरे भारतवर्ष को ही रौंद डाला था, उसी ने बोला है, प्लूटार्क ने ही बोला है। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का संस्था बोला है, जस्टिन ने। तो ये याद रखिएगा आप लोग। मेगास्थनीज द्वारा मौर्य सैन्य प्रशासन, और मेगास्थनीज जो था इंडिका जिसने लिखा था, इंडिका में भी सैन्य प्रशासन को लेकर वर्णन किया गया है मेगास्थनीज के द्वारा। उसने बोला है कि मौर्य सेना का जो प्रशासन होता था, सेना का, उसका वर्णन किया है मुख्य रूप से सेना का प्रशासन का। तो बोला जाता था कि केंद्रीय प्रशासन जो होता था, जो पाटलिपुत्र से केंद्रीय प्रशासन चलता था, उसमें सेना एक अलग विभाग था और सेना का प्रशासन का मुखिया जो होता था, प्रमुख जो होता था, वो सेनापति होता था। और ये 30 सदस्य की एक समिति होती थी। 30 सदस्य के, जैसे कि नगर प्रशासन में भी आप पढ़े कि 30 सदस्य का 6 समिति होता था, हर एक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। उसी तरह से सैन्य प्रशासन को लेकर भी 6 समिति बनाई गई थी, जिसमें 5-5 सदस्य होते थे और टोटल 30 सदस्य होते थे। 5-5 सदस्य सभी में होते थे, 5-5 सदस्य इसमें भी। और ये मेगास्थनीज के द्वारा ही वर्णन किया गया है कि 6 समिति अलग अलग कार्यों के लिए सैन्य प्रशासन को लेकर बनाया गया है इंडिका में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। और 6 समिति उसमें बताया गया कि पैदल सेना समिति, पैदल सेना को लेकर एक समिति बनाया गया था, इसका व्यवस्था करता था। घुड़सवार सेना 2 नंबर में, ये अलग अलग समिति था। 1 नंबर समिति, 2 नंबर घुड़सवार सेना का अलग समिति था देख रेख करने का। सेना का सामान और अस्त्र शस्त्र जितने भी होते थे उनको प्रबंधन करने के लिए एक अलग समिति था, प्रबंधन समिति अलग था। आप लोग समझ लीजिए, ये इंडिका में वर्णन किया गया है। और चौथा नंबर में अश्व, जो हाथी का होता था, हाँ, अश्व सेना या रथ, अश्व सेना का अलग था समिति। इसी तरह से 6 समितियों द्वारा सैन्य का प्रशासन संचालित होता था। ये मेगास्थनीज ने अपने वर्णन किया है। इसके बारे में आप लोग जान कर रखिएगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सैन्य प्रशासन का वर्णन 6 समिति द्वारा किया जाता है। इसका वर्णन किसने किया है मौर्य के समय में, मौर्य काल के समय में? तो ये मेगास्थनीज ने किया है। ठीक है, या इंडिका में। सामाजिक जीवन को लेकर देख लेते हैं। सैन्य प्रशासन हो गया, इसमें भी सामाजिक जीवन को लेकर माना जाता है कि जाति को लेकर माना जाता है कि कौटिल्य ने भी वर्णन किया है। जिस तरह से वैदिक काल में 4 वर्ण बताए गए हैं, उसी तरह से बताए गए थे कौटिल्य के द्वारा कि मौर्य के समय में भी पूरा समाज जो है 4 वर्णों में बटा हुआ था, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य थे। और उनसे निकला हुआ संकर जातियां जो थी, मतलब विभिन्न अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के बाद जो संकर जातियां, विभिन्न तरह की जातियां जो उत्पन्न हुई थी, उन जातियों का भी वर्णन कौटिल्य ने किया है मौर्य साम्राज्य में अपने अर्थशास्त्र में। लेकिन मुख्य रूप से माना जाता है कि मेगास्थनीज का जो सामाजिक जीवन को लेकर जो वर्णन था वो प्रमुख हो जाता है मौर्य के समय में। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को जो
7 जातियों में बांटा गया है, 7 समूहों में बांटा गया था मेगास्थनीज ने, 7 समूह में बांटा था। कौटिल्य ने तो बताया था कि जातियां जिस तरह से वैदिक उत्तर वैदिक काल में चलती रही, 4 वर्णों और उससे उत्पन्न जो जातियां हुई वो समाज समाज में व्याप्त थी, लेकिन मेगास्थनीज ने अपना अलग एक राय दिया और उसने बताया और वर्णन किया है कि पूरे भारतीय समाज जो था उस समय में, मौर्य के समय में, वो 7 भागों में विभक्त था या 7 जातियां थी। वो 7 जातियां कर्म के आधार पर विभक्त थी, ये बताया है मुख्य रूप से मेगास्थनीज ने। कौन कौन था भाई? तो दार्शनिक था 1 नंबर में, 7 जातियां या 7 भागों में जो समाज विभक्त था वो कौन कौन था? दार्शनिक 1 नंबर था, 2 नंबर किसान था, 3 नंबर अहिर या ग्वाला था, ग्वाला ग्वाला, चौथा कारीगर था, 5वां सैनिक था, छठा निरीक्षक था और सभासद था। यही 7 प्रकार के जातियों में या समूहों में पूरा समाज विभक्त था, यह बताया गया है मेगास्थनीज के द्वारा मौर्य के समय में। ये 2 चीज याद रखिएगा कि 2 समिति, 30 सदस्यों की समिति द्वारा सैन्य का प्रशासन और नगर का प्रशासन किया जाता था, इसका वर्णन मेगास्थनीज ने किया। और 7 प्रकार के जातियों में विभक्त था पूरे मौर्य के समय में सामाजिक जो समाज था, वो भी मेगास्थनीज ने। ये 3 पॉइंट मेगास्थनीज को लेकर याद रखिएगा। और नगर प्रशासन का वर्णन किसने किया है? तो वो भी मेगास्थनीज ने किया है, ये याद रखिएगा। ये दार्शनिक दर्शन के रूप में जो काम करते थे, ब्राह्मण वगैरह जो होते थे, किसान जो खेती करते थे, अहिरा ग्वाला जो मतलब पशुओं को पालते थे या उस टाइप के, कारीगर शिल्पीकार थे, विभिन्न तरह के कारीगर इसमें होते, सैनिक होते थे, निरीक्षक होते थे, निरीक्षण करते थे, और सभा में जो बैठते थे उसको सभासद बोला गया है। तो ये 7 जातियों में या 7 भागों में सामाजिक जीवन विभक्त था, सामाजिक समूह जो था पूरा विभक्त था। यह मेगास्थनीज ने बताया मौर्य के समय में। और स्त्रियों की दशा जो थी उस समय में, माना जाता है कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी हो गई थी। स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल से अच्छी मानी जाती है मौर्य काल में स्त्रियों की दशा, क्योंकि स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने की भी अनुमति थी, सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता है, पुनर्विवाह का प्रमाण मिलता है, पुनर्विवाह का और विधवा विवाह का अनुमति था समाज में। इस वजह से माना जाता है कि स्त्रियों का स्थिति उत्तर वैदिक काल से बहुत अच्छी हुई थी मौर्य के समय में। लेकिन बहुत सारी पाबंदियां थी, बाहर नहीं जा सकती थी और पुरुषों के निरीक्षण में हमेशा रहना पड़ता था स्त्रियों को, इसलिए इसे बहुत अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन एक तरह से उत्तर वैदिक काल से अच्छी स्थिति में स्त्रियों की दशा समाज में थी मौर्य साम्राज्य में। स्त्रियों की दशा वैदिक काल से अच्छा था, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाले को रूपा जीवा, जो वेश्यावृत्ति भी करती थी उनको रूपा जीवा बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है, रूपा जीवा बोला जाता था। तो स्वतंत्र रूप से महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी और इससे कर प्राप्त होता था, राज्य को इनसे कर लिया जाता था। और विधवा और पुनर्विवाह की अनुमति थी समाज में स्त्रियों को लेकर। मनोरंजन के लिए भी विभिन्न तरह के साधन किए गए थे, विभिन्न तरह के खेल खेले जाते थे, साधन थे मनोरंजन के लिए। यही सामाजिक जीवन को लेकर मुख्य रूप से यही एक रूपरेखा रहा मौर्य के समय में। इससे ज्यादा विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं तो बुक पे जा सकते हैं सामाजिक जीवन को लेकर, लेकिन आप रूपरेखा जरूर समझिए इस यहाँ से। आर्थिक जीवन को लेकर राज्य का अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य पर आधारित था। मुख्य रूप से माना जाता था कि राज्य का जो आय था वो कृषि पे आधारित था। कृषि पे जो कर लगाया जाता था उसी से राज्य को राजस्व प्राप्त होता था सबसे ज्यादा। पशुपालन पे भी कर था, व्यापार और वाणिज्य से भी राजस्व प्राप्त होता था या धन प्राप्त होता था राज्य को। यही अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। सीता भूमि राज्य भूमि का प्रमुख जो था सीताध्यक्ष बता ही दिए हैं, राज्य भूमि के रूप में सीता भूमि को जाना जाता था। उसका अध्यक्ष जो होता था वो सीता अध्यक्ष होता था। सिंचाई के लिए अलग कर लगाया जाता था। अनेक प्रकार के उद्योग धंधा प्रचलित था, सूत कातना जैसे कि उद्योग धंधा भी था बहुत तरह के, सूत कातना, बुनना, सोना चांदी, विभिन्न तरह के धातुओं का व्यापार वाणिज्य किया जाता था। इस तरह के काम किए जाते थे। पशुपालन थे, बहुत तरह के गतिविधि, आर्थिक गतिविधि होती थी मुख्य रूप से, लेकिन कृषि से कर प्राप्त किया जाता था।
उद्योग धंधा के विकास के कारण व्यापार का भी विकास हुआ। व्यापार किया जाता था। उद्योग धंधा छोटे छोटे वस्तुएं और धातुओं की वस्तुएं बनाई जाने लगी, या धातु का निर्माण किया जाने लगा। कपड़ा का निर्माण, सूत काटना, कपड़ा का निर्माण जब होने लगा, तो उद्योग धंधे का जब विकास होता है तो व्यापार वाणिज्य भी साथ साथ विकसित होता है। उसी यही हुआ यहाँ पे भी, मौर्य के समय में भी। तो उद्योग धंधे का विकास हुआ तो व्यापार की भी जरूरत पड़ी। आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों की जरूरत पड़ी, जिसमें कि माना जाता है कि बाह्य व्यापार जो होता था वो बंदरगाह के रूप में, या मुख्य रूप से माना जाता है कि व्यापारिक मार्ग जो थे वो 4 मार्ग मौर्य के समय में प्रमुख थे। एक तो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि एक बहुत ही बड़ा मार्ग या पथ था, जिसको रास्ता था, जो सबसे लंबा रास्ता था, कि पाटलिपुत्र से लेकर वो पुरुषपुर, जो पेशावर का भी माना जाता है पाकिस्तान का, पाटलिपुत्र से लेकर पुरुषपुर तक एक निर्माण कराया गया था मार्ग का। और वो सबसे लंबा मार्ग था, व्यापारिक मार्ग था, जो कि मतलब पाकिस्तान, अभी वर्तमान में पाकिस्तान से पाटलिपुत्र को अभी भी जोड़ता है। बाद में उसी को शेरशाह सूरी ने निर्माण कराकर शेरशाह सूरी मार्ग बनाया। तो वही मुख्य रूप से माना जाता है कि उस मार्ग को उत्तरापथ बोला जाता था मौर्य के समय में। उत्तरापथ याद रखिएगा। उत्तरापथ कहाँ से कहाँ तक था, तो पाटलिपुत्र से लेकर पुरुषपुर यानी कि पेशावर तक था। यह व्यापारिक मार्ग था। और भी बहुत सारे मार्ग थे, पाटलिपुत्र से बनारस तक था। विभिन्न तरह के 4 मार्ग मुख्य रूप से बताया जाता है कि भारतवर्ष में विस्तृत था मौर्य के समय में, जो जिससे व्यापार किया जाता था। और बाह्य व्यापार जो होता था वो जल मार्ग से होता था, जिसमें कि 2 जो मुख्य रूप से सबसे प्राचीन बंदरगाह के रूप में जाने जाते हैं, वो मौर्य के समय में ही विकसित हुए थे। जिसमें कि बोला जाता है कि एक पहला भड़ौच, जिसको भृकुच भी बोला जाता है, भड़ौच डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात में, वहां पे है। और एक दूसरा महाराष्ट्र में एक सोपड़ा जगह है। 2 पश्चिमी किनारे पे अवस्थित थे 2 बंदरगाह, जिसमें एक भरौज था और दूसरा सोपड़ा। ये 2 मौर्य के समय में ही विकसित हुए थे। और एक तीसरा पूर्वी तट पे भी बंदरगाह था, बंगाल की खाड़ी के में, जिसको बोला जाता है ताम्रलिप्ति। ये 3 प्रमुख बंदरगाह मौर्य के समय में विकसित हुए थे और सबसे प्राचीन बंदरगाह के रूप में जाने जाते हैं, जो कि मतलब व्यापार और वाणिज्य के लिए जल मार्ग से प्राचीन समय में व्यापार और वाणिज्य किए जाते थे। कौन कौन? भरोच, सोपड़ा और ताम्रलिप्ति। ठीक है। और व्यापार वाणिज्य का जो अध्यक्ष होता था, देख रेख करता था, उसको पन्याध्यक्ष बोला जाता था। पन्याध्यक्ष। ठीक है। सिक्के का भी वर्णन मिलता है मौर्य के समय में। बोला जाता है कि हम बताए थे महाजनपद काल में कि सबसे प्रथम रूप में जो सिक्का का निर्माण हुआ था उसको आहत सिक्का बोला जाता था। और आहत सिक्का इसलिए बोला जाता था कि उसमें विभिन्न तरह के आकृति, जो पशुओं की या सूर्य की या किसी वस्तु की या पेड़ की, पौधे की या किसी वस्तु की या राजा की या कोई मुहर टाइप का, उस पर एक पंच करके, मतलब ठप्पा लगा के उस पर एक आकृति उकेरी जाती थी, जिससे वो निर्मित होता था। उस पर आकृति एक उकेरी जाती थी ठप्पा मार के, इसी वजह से उसको आहत सिक्का बोला जाता था। और इस मौर्य के समय में भी यह प्रचलित था। और मुद्रा जो था, मुद्रा जैसे कि करेंसी जिसको बोलते हैं अभी के समय में, मुद्रा उस समय मौर्य के समय में पन था। पन याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुद्रा क्या था मौर्यों का। पन था, पन। इसमें मौन बोला जाता है कि सेनापति जो सेना का प्रमुख होता था उसको 48,000 पन, 48,000 पन, 48,000 पन का वेतन मिलता था, समझ लीजिए। और पन क्या होता था? 3/4 तोले का चांदी का जो होगा ये वजन होता था, उसी के बराबर एक पन होता था। पन मौर्य के समय में मुद्रा था। ठीक है। विभिन्न प्रकार का चित्र खुदा होता था, जिसे हाथ सिक्का भी बोला जाता है, ये तो बता ही दिए। और 3 मुख्य रूप से सिक्के होते थे उसमें। पन जो होता था वो चांदी का होता था। स्वर्ण सिक्का भी होता था। स्वर्ण सिक्का मुख्य रूप से इसको निष्क बोला जाता था। स्वर्ण सिक्का, ये याद रखिएगा, स्वर्ण सिक्का को क्या बोला जाता था? निष्क। चांदी के सिक्का पन के रूप में जो मुद्रा प्रचलित था वो चांदी का होता था 3/4 तोले का। और इसको करसारपन भी बोला जाता था, बौद्ध ग्रंथ में करसारपन बोला गया है। और तांबा जो होता था, ये इसको मासक बोला जाता था सिक्का को।
यही याद रखिएगा। स्वर्ण सिक्के को निष्क, चांदी का सिक्का पन या कसारपन, तांबा का मासक। काला, काला बहुत ही प्रमुख हो जाता है, यहाँ पे बताए नहीं है हम। काला पढ़ने वाली चीजें, पढ़ाने वाली चीज नहीं है, इसलिए नहीं बताए। हम एक देख लेते हैं, कला दो भागों में विभक्त कर सकते हैं मौर्य कला को, एक राजकीय कला और एक लोक कला। राजकीय कला में भी बहुत सारे कला थे, लोक कला भी बहुत सारी कला आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बारे में वो बुक पे जाइएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्तूप का भी निर्माण होता था, वास्तुकला का भी निर्माण हुआ। स्तूप का विभिन्न तरह के स्तूप का निर्माण किया गया। और स्तंभ का कला एक माना जाता है, स्तंभ निर्माण कला मौर्य के समय में बहुत ही प्रचलित था, जो कि आज के समय में भी हम जानते हैं कि स्तंभ, अशोक का स्तंभ, सारनाथ का स्तंभ, इस तरह के स्तंभ बनाए जाते थे। और स्तंभों का वर्णन मिलता है, इस तरह से स्तंभ स्तंभ बनाए जाते थे इस तरह से। ये 3-4 चरणों में बनाए जाते थे, 3-4 चरण होते थे इसके, अलग अलग उसका व्याख्या किया जाता था। इससे पशुओं की आकृति बनाई जाती थी सबसे ऊपर वाले भाग में, तो ये स्तंभ बनाए जाते थे। स्तूप भी बहुत बनाए जाए, स्तूप भी बहुत बनाए जाते थे। स्तूप माना जाता है कि हजारों की संख्या में अशोक ने स्तूप बनाए थे। यही रहा मौर्य साम्राज्य से विभिन्न जानकारी जो रहा 6 वीडियो में, इससे ज्यादा नहीं जानना है। ये एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा, क्या हुआ था नहीं हुआ था। रिकॉल करने वाली कोई बात बचती नहीं है इसमें। और उसके बाद जो माना जाता है कि अशोक, जैसे कि अशोक का शासनकाल 232 BC तक रहा जब, तो उसके बाद माना जाता है कि अशोक के बाद जो शासक हुए उसका स्पष्ट जानकारी नहीं मिलता है। बहुत ही कमजोर शासक के रूप में एक तरह से जाने जाते हैं, उनका कोई स्पष्ट इतिहास में वर्णन नहीं मिलता है अशोक के बाद का उत्तराधिकारी का। तो मुख्य रूप से माना जाता है कि मौर्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ नाम का एक शासक था जो अंतिम शासक था। उसका सेनापति एक था पुष्यमित्र शुंग, सेनापति था। उसने उसको आड़कर फिर शुंग वंश की स्थापना मगध पे की, और वहां से मौर्य साम्राज्य की समाप्ति होती है। और एक तरह से मौर्य समाप्त होने के बाद, मौर्यों का समाप्त होने के बाद, पतन के बाद, एक बहुत ही वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। मतलब कि एक खाली स्थान क्रिएट हो जाता है कि इतना बड़ा केंद्रीयकृत प्रशासन होने के बाद एक मतलब वैक्यूम बनता है कि वहाँ इस वजह से कमजोरी होती है। छोटी छोटे शासकों के रूप में शुंग वंश, कन्या वंश, आंध्र सातवाहन, आटवक वंश, छोटे छोटे राज्य उदय होते हैं पूरे भारतवर्ष में। और उसका फायदा उठा के मौर्य के समय में ही पश्चिमोत्तर प्रांत जो था, पश्चिम उत्तर प्रांत का जो क्षेत्र था, उसमें सैन्य प्रशासन में कमी आती है। वहाँ भी विद्रोह होता है, अमात्यों को या सैन्य अधिकारी या प्रशासन से संबंधित जो अधिकारी होते हैं वहाँ पश्चिमोत्तर प्रांत में, वहाँ आम जनता विद्रोह करती है। फिर उसी का फायदा उठा के मध्य एशिया से भी आक्रमण किया जाता है। विभिन्न आक्रमणकारी आक्रमण करते हैं। और एक उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में विदेशी आक्रमण मौर्य के अंतिम काल के बाद, मौर्य के पतन के बाद, मध्य भारत में, उत्तर भारत में और उत्तर पश्चिम भारत में एक मध्य एशिया से जो आक्रमणकारी आक्रमण करते हैं, वो विभिन्न तरह के अपना राज्य स्थापित करते हैं। और एक बृहद क्षेत्र में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारतवर्ष में अधिकार कर लिया जाता है। उसी को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 2 भागों में मौर्य के बाद मुख्य रूप से बढ़ जाता है इतिहास। मौर्य के बाद 2 भागों में भारतीय इतिहास बढ़ जाता है। एक तो अंदर ही छोटे छोटे राज्य वंशों का उदय हुआ। एक तो शुंग वंश मगध पे आया, उसके बाद कन्या वंश आया, उसके बाद आंध्र सातवाहन का भी उदय हुआ, उसके बाद वाटकक राज्य का भी उदय हुआ, देखेंगे उसको आगे में। और उसके बाद विदेशों से पश्चिमोत्तर प्रांत, उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्र में अधिकार किया गया विदेशी आक्रमण के द्वारा, जो मध्य एशिया से किए थे। तो 2 भागों में बढ़ता है यहाँ वहां से इतिहास। उसका क्रम हम लोग जानेंगे अब अगला वीडियो में। अशोक के बाद मौर्य उत्तराधिकारियों का नाम स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। बृहद्रथ अंतिम रूप से जाना जाता है। बृहद्रथ याद रखिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। पतन का कारण भी इसमें मुख्य रूप से माना जाता है कि ब्राह्मण
जो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और उसके बाद बौद्ध अपना धर्म चलाया, प्रचारित करने लगा, जिसके वजह से ब्राह्मणों की बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि बौद्ध धर्म को पसंद नहीं करते थे और प्रतिक्रियावादी थे, बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में रहते थे। तो वहाँ से प्रतिक्रिया मिली और बहुत ब्राह्मणों का वर्चस्व था चूंकि प्राचीन भारत में, तो वहाँ से प्रतिक्रिया मिली और अंतर मतलब कमजोर हुआ। वहाँ से सेनापति वो ब्राह्मण ही था, जो पुष्यमित्र शुंग था वो ब्राह्मण सेनापति ही था। उसने ब्राह्मणों ने उसको उकसाया और विभिन्न तरह के षड्यंत्र रच के वहाँ से मौर्यों का पतन का कारण एक तरह से ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया को माना जाता है। और दूसरा जो है अशोक के अहिंसावाद कारण भी माना जाता है कि अहिंसावादी हो गया, उसके बाद से युद्ध करना छोड़ दिया, तो विभिन्न तरह के शासक या जो शक्तियां उभर कर सामने आ रही थी वो कहीं ना कहीं नहीं डरी इनसे, इसके सेना से। यह भी एक कारण माना जाता है। अयोग्य उत्तराधिकारियों का एक समूह क्रिएट हो गया अशोक के बाद, इस वजह से ये कारण माना जाता है। और विभिन्न तरह के कारण माने जाते हैं, जैसे कि अति केंद्रीयकृत प्रशासन का होना, छोटे छोटे प्रांतों के स्तर पे कमजोरी का दिखना, आर्थिक गतिविधि कम हो जाना अशोक के बाद के समय में, यह सब मुख्य रूप से कारण मौर्यों के पतन को लेकर माना जाता है। तो आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे नए सीरीज से स्टार्ट करेंगे हम लोग कि किस तरह से भारतीय इतिहास मौर्य के साथ चला और क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, ठीक है, क्या क्या विकसित हुआ, क्या क्या हुआ। चलिए, अच्छा लगे तो जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम नहीं चाहते हैं कि मतलब ऊर्जा बर्बाद हो कुछ बकवास करने में, बेकार की बात करने में। तो जो पढ़ने में मजा लेता है उसके लिए बेहतर है, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है या जो जिसको अच्छा लगता है वही तो कुछ करके ले जाता है। तो बकवास की बातें करने का क्या फायदा है? बकवास की बातें करके हमारा अगर वीडियो चल ही जाता है तो हमारा मुख्य उद्देश्य तो पूरा नहीं हो जाता है, या आपका मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है। तो मतलब इसमें मजा लीजिए, इस झूले पे झूलिए, पढ़ाई का जो एक झूला होता है उस पे आप एक बार सैर करिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारा कहने का मतलब ये है। और चूंकि ज़रूरत है, ये इतना ज़रूरत है इस वजह से हम बोल रहे हैं आपको, नहीं तो नहीं बोलते, हम बस पढ़ा के निकल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसको।